कोई भी शुभ काम करने के पहले जैसे गणेश जी को याद करते वैसे आप लोग ऐसे बॉटल गिराते हो क्या? फिर ही शुभ काम आरंभ हो सकता है। एक तो बॉटल्स को पैरों के उधर रखना ही नहीं चाहिए। आपकी लात लगती है और आप ही पानी पीते हो। मेरी नानी तो बहुत गुस्सा करती थी, पानी को पैर लगा ना अलाउ नहीं करती थी पानी पीने के लिए। बैठ जाओ बेटा। कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? ओके, सो वेलकम बैक गाइस। लेके आए आप लोग चाय कॉफी नाश्ता? ठीक है, गुड। आ जाओ। जो डेबिट साइड का टोटल जीपे नहीं था क्या उसके पास? तो ऐसे टाइम पे दोस्त कब काम में आएगा? आ जाइए। चलो एक काम करो, आप लोगों के पास आपकी टेक्स्ट बुक्स है? कुछ नया सीखने के पहले थोड़ा सा हम रीड करते हैं, और रीड करते करते ही वो मकुरा का एक केस लॉ है वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक्स पे आ जाओ। आई थिंक टेक्स्ट बुक्स का आपका चैप्टर नंबर 6 है, कंपनीज एक्ट। सो इट्स ऑन पेज नंबर 6.1। आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन और मैं इस पे आती हूं टेक्स्ट बुक पे। आप सब लोगों के क्या टेक्स्ट बुक क्यों नहीं आप लोगों के पास? ये 5 लोगों के बीच में, और बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है टेक्स्ट बुक? कल आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज कैरी योर वॉल्यूम नंबर 1B। यू हैव योर हाइलाइटर्स, मार्कर्स, एवरीथिंग। कैसे हो तुम लोग? कैसे मतलब 2 सब्जेक्ट की तो आज क्लास थी, 3 कैसे? 2 ही तो था, इकोनॉमिक्स और लॉ। उसमें भी आपने लॉ की बुक्स नहीं लाई। जिन्होंने नहीं लाई है उनके लिए वर्चुअल किड्स का तो सॉर्टेड है, जाके शेल्फ पे से उठा दो बुक। क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है? प्राइमरी लेवल पे ये दिक्कत है तो आगे कैसा होगा तुम्हारा? आ जाओ। ओ की बात ही नहीं थी। आओ इधर। कुछ भी यार, रबिश। तुम्हारा सोच एक ही डायरेक्शन में जाता है क्या? कितनी छोटी सोच है फिर तुम्हारी यार। कितने तुम लोग कितने दुखी आत्मा हो। कितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे? देखा दर्द कितना रहा उस बच्चे को। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ब्रेक में बेटा आपके लिए कोई ब्रेकअप सॉन्ग हम प्ले करेंगे, आप टेंशन मत लो। डेडिकेटेड टू यू। क्या नाम है आपका? दिलीप। दीप। दीप। डीपली इज हर्टेड। दीप। दीप के लिए नेक्स्ट टाइम हम सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। बेचारा हम लोग डेडिकेट करेंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, आप टेंशन मत लो, वी आर विथ यू। हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है वो बेवफा? इधर की नहीं है क्या? लड़का? क्या? हे भगवान, तूने आए नहीं के रंग दिखा दिए तुम लोगों ने। मैंने क्या बोला? तूने बोला मुझ पे ही सब चीज डाल रहा है तू। कुछ भी कैसा कमीना, मतलब कैसा कैसा है रे तू? चलो आ जाइए। चलो हम लोग अभी कुछ बातें रीड कर रहे हैं जो हमने ब्रेक के पहले किया था उसको हम रीड कर रहे हैं, और कुछ कुछ बातें हम रीड करते करते ही समझने वाले हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट रीड करते करते ही समझेंगे, बट पहले जो भी हमने सीखा है अभी तक ब्रेक के पहले उसको हम रीड करते हैं, सो दैट इवन यू अंडरस्टैंड
कि जो भी आपने सीखा है, मैंने समझाया है, क्या वो आपको समझा है या नहीं समझा है, कैसे लीगल लैंग्वेज में आईसीआई ने उसको आपके मॉड्यूल में फ्रेम किया है, जिसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक और हाइलाइटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगी। व्हाट आर कीवर्ड्स? ऐसी चीजें जो आपको कंपलसरी एग्जामिनेशन में लिखनी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको एग्जैक्ट वर्ड में लिखनी है, बट आपको लिखनी पड़ेगी। ओन वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, बट दीज थिंग्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन योर आंसर इफ एट ऑल उसके ऊपर सवाल आया तो। एक सिंपल जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके ऊपर इतना ज्ञान दिया है आईसीआई ने। सब कुछ तो नहीं लिखोगे आप, कुछ तो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोज आर द की वर्ड्स, की सेंटेंसेस, आई विल बी हाईलाइटिंग देम। आपको मेरे साथ साथ उसको हाईलाइट करना है। तो कुछ भी हो जाए, अगर सेपरेट लीगल स्टेटस, जैसे कि वो महाबलेश्वर का जो केस मैंने आपको ब्रेक के पहले सुनाया था, 5 मेंबर्स गए, डेथ हो गई, कंपनी की डेथ हुई या नहीं, तो उसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करने पड़ेंगे कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है और कंपनी का एक सेपरेट स्टेटस होता है अपने मेंबर्स से अगर कंपेयर करें तो मेंबर की डेथ हो गई, इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी की डेथ हो गई। और कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो आपको 2 फीचर्स के बारे में आंसर में लिखना है, बट आप सब कुछ नहीं लिखते बैठोगे। क्या लिखना है वो फटाफट मैं हाईलाइट करूंगी, मेरे साथ साथ आप आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करोगे। जिन्होंने नहीं लाई है बुक्स, मेक इट श्योर दैट यू आर डूइंग दिस वंस यू गो होम, ठीक है। सो आई एम कमिंग टू फीचर्स, पेज नंबर 6.1 फीचर्स के बाद कराने वाली हूं मैं। अभी आप फीचर्स पे आ जाओ। यहां पे तो यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, आप बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए फीचर्स में? मैंने एक मेमोरी टेक्निक दी थी, यहां पे लिख दो आप क्लैप्स। लिखो तो सब लोग जल्दी जल्दी। आप लोगों के पास मार्कर पेन्स है ना? मार्कर पेन से लिखना, क्योंकि आपकी बुक इज मैगजीन मटेरियल। आपकी बुक्स की कैसी है? मैट है या मैगजीन मटेरियल है? सो यू कैन नॉट राइट विथ अ पेंसिल और अ नॉर्मल पेन, वो स्मज हो जाएगा। यूज अ मार्कर पेन। कैसे तुम लोग कितने चिंदी हो रहे? बैग बोरो स्टील, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। लिखो, कौन लिख रहा है तुम्हारी बुक में? लिखा? हाँ ठीक है। ओए मुन्ना, ओए मुन्ना, लास्ट बेंच बॉय, क्या हुआ बेटा? इधर भी लिख लिया बेटा आप लोगों ने? गर्ल्स ठीक है। क्लैप्स में मुझे बताओ, यहां पे कॉमन सील नहीं लिखा है ना इन लोगों ने? तो एक पॉइंट ऐड कर दो, कॉमन सील। इधर कॉमन सील लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी लिखो। कसं व्हायचं? कॉमन सील। ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे तुम लोग गांव से आए हो क्या? परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ ना? डोंट डिस्टर्ब माई सिंसियर स्टूडेंट्स। कॉमन सील तुम लोगों का ज्यादा हो रहा है। कॉमन सील लिखा? सबने लिखा? चलो एक एक करके सारे फीचर्स हम लोग रीड करते हैं, और मैं एक सारे की सेंटेंसेस को हाईलाइट कर रही हूं, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज स्टॉप मी, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है। सो सी, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज क्लोथड विद अ लीगल पर्सनैलिटी, मतलब उसका एक लीगल पर्सनैलिटी बनता है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड सेम पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। मैंने आपको ये कहा भी था एक्सप्लेन करते करते, जो राइट्स पावर्स आपके हैं वही राइट्स पावर किसके होते हैं? कंपनी की भी। बट डिफरेंस ये है, वो कैसा है? आर्टिफिशियल, और हम लोग कैसे हैं? नेचुरल। तो नेचुरल पर्सन के ऑब्वियसली कुछ ज्यादा पावर्स होते हैं, बट लॉ के हिसाब से जो राइट्स बनते हैं, जैसे कि केस फाइल करना, ये कॉम्पेंसेशन डिमांड करना, ये सब हम भी कर सकते हैं और कंपनी भी कर सकता है। बट एज अ नेचुरल पर्सन वी कैन गेट मैरिड, वी कैन हैव किड्स, अ कंपनी कैन नॉट गेट मैरिड, ऐसा लिखा है आईसीआई ने। तो वैसी वो बात है, बट लीगली हर राइट जो अपना है, हर राइट आर्टिफिशियल पर्सन का भी होता है, ठीक है। सो कंपनी का एग्जिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का वर्ड का मतलब जिनको नहीं पता आप लिख दो, इट इज डिफरेंट, अलग है वो।
सेपरेट है, वो किससे सेपरेट और अलग है? फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसकी स्पीड बढ़ाना ना एसी की। ठंडी लग रही है क्या आप लोगों को? अभी गर्म हो रहा है मुझे वापस। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट्स, raise loans and incur liabilities and enter into contracts. It is at law, मतलब कानून के हिसाब से कंपनी क्या है? इट मतलब कौन? कंपनी। इट के ऊपर लिख दो कंपनी, कंपनी। इट के ऊपर लिखो कंपनी। लिखो लिखो लिखो। अपनी दिमाग पे इतनी भी बेट मत लगाओ आप, जनवरी तक याद रखना है अपने को, गजनी इफेक्ट होने लग जाएगा। इट के ऊपर लिखोगे कंपनी। कंपनी मतलब क्या है? इट इज अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो लिखा है ना यहां पे, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वहां पे सिर्फ अभी के लिए लिखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है आप लोगों का, ब्रैकेट में फर्स्ट मेंबर्स। सिर्फ यहां पे लिखो फर्स्ट मेंबर्स। कल इसलिए मैंने बोला था स्टेशनरी लाओ। फर्स्ट मेंबर्स क्या लिखा आपने? जैसे कि सिर्फ आपका नाम क्या बताया बेटा आपने? वंशिका। वंशिका और मैंने अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, एवी प्राइवेट लिमिटेड, वंशिका और मैंने, तो जब वंशिका और मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की ना, सी दिस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विथ वंशिका एंड मी। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी के बनते हैं, महुआ और अव्वा। क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड, तो मेमोरेंडम में कंपनी का नाम, काम, ये सब लिखा जाता है। काम को करते कैसे है वो आर्टिकल्स में लिखा जाता है। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त वंशिका और मैं मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे, दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम साइन वाइन करेंगे और आरओसी को देते हैं। और आरओसी को जब सब सही लगता है ना, तो आरओसी हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। क्या देगा? दैट इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ठीक है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी है, उस दिन से कंपनी का जन्म होता है। समझ रही क्या आपको बात? तो अब देखो, वंशिका और मैं आज डायरेक्टली मेंबर्स नहीं हो सकते। कंपनी रहेगी तो कंपनी के मेंबर्स हो गए ना, कंपनी रहेगी तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी रहेगी तो कंपनी के एम्प्लॉइज। कंपनी नहीं है तो क्या कंपनी के मेंबर्स हो गए? कंपनी नहीं है तो क्या कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए? तो आज के टाइम पे मेको और वंशिका को मेंबर नहीं बोला जा सकता है, हमको कहेंगे एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। हमको क्या बोलेंगे? बट जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हम लोग कंपनी के बन जाएंगे फर्स्ट मेंबर्स। हम लोग कौन बन जाएंगे? हाँ, उसके बाद तो आपने देखा था कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है। मेरे को अगर किसी को बेचना है शेयर्स में बेच सकती हूँ, वंशिका को बेचना है वो किसी और को बेच सकती है, बट हम दोनों विल ऑलवेज बी कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स। वी वर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। हु आर वी? तो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? इट मतलब कौन आपने लिखा? कंपनी डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? उसके फर्स्ट मेंबर्स से। आई बात समझ में? तो ये सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वहां पे आपने क्या लिखा है? फर्स्ट मेंबर्स। ठीक है। फिर ठीक है, ईच मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट, इट मतलब अगेंस्ट द कंपनी, एंड इनकर लाइबिलिटी टू इट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, रिलायंस ने शेयर्स पे कॉल किया, क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? मतलब विल आई बी लाइबल टू द कंपनी। वैसे रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या वो डिविडेंड का पैसा मुझे मिलेगा? मतलब क्या मेरा राइट है फ्रॉम द कंपनी? अरे हाँ या ना? तो हर मेंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको कुछ राइट्स मिलते हैं। जैसे कि मेंबर को डिविडेंड का राइट है, तो आप राइट के ऊपर लिख दो एग्जाम्पल डिविडेंड का राइट, राइट टू रिसीव डिविडेंड। राइट के ऊपर लिखो ना एग्जाम्पल, राइट टू रिसीव डिविडेंड। सो एज अ मेंबर, अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, रिलायंस ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बोनस शेयर्स इशू किए, बोनस शेयर्स भी राइट है। बताओ क्या मेरे को राइट मिलेगा बोनस शेयर्स रिसीव करने का?
क्या डिविडेंड रिसीव करने का मुझे राइट मिलेगा, राइट अगेंस्ट द कंपनी. एंड समटाइम्स आई विल ऑल्सो इनकर लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी. इनकर लाइबिलिटी लाइक व्हाट? हाँ, अगर कंपनी ने शेयर्स पे कॉल किया, क्या मेरे को कॉल अमाउंट देना पड़ेगा? हाँ या ना? तो लाइबिलिटी को तो लिखो एग्जाम्पल टू पे द कॉल अमाउंट, टू पे द कॉल्स ऑन शेयर्स ना, टू पे द अमाउंट ऑन कॉल्स ऑन शेयर्स, टू पे द अमाउंट ऑन कॉल्स ऑन शेयर्स. दानी कह रही है मैम आरओसी मतलब क्या? आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम आरओसी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ओके. इवनिंग क्लास है क्या बेटा? इतना अभी लॉ भी पढ़ा रही हूं, अकाउंट्स के सेशन में भी पढ़ा रही हूं, बस नहीं हूं आप लोगों को? इवनिंग में भी पढ़ा लो. मेरे लिए हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मैंने इवनिंग में भी पढ़ा लिया तो. इतना बस हो गया आज के लिए. 2 घंटा कंटिन्यूसली आपने पढ़ा और अब आप वापस से 1 घंटा पढ़ रहे हो. दैट्स इट. ठीक है, स्लो एंड स्टेडीली हम लोग जाएंगे. क्या खत्म करने के लिए हाँ सुबह भी दोपहर भी शाम भी? ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है, प्लीज वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम. 3 महीने में लॉ इज वेरी मैनेजेबल क्योंकि इट्स अ थियोरी सब्जेक्ट. उल्टा जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना दिमाग में रहेगा. कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पढ़ाने को कुछ नहीं, मैं 8 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ. 1 डे बिफोर मैंने 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाया. अब पढ़ाने का कुछ नहीं है. बट अरे सिर्फ मेरा पढ़ाने से इज ओनली 50% ऑफ द एफर्ट्स. थोड़े टाइम में आप झूमने लग जाओगे. खाने के बाद आप लॉ पढ़ोगे तो घूमने लग जाओगे. तो ऐसा पढ़ाने के लिए बस खत्म करना है ऐसा एम है क्या? फिर तो क्या है, कुछ नहीं. मेरे को पता है कि इसको इतने आवर्स लगते हैं, उसको इतने आवर्स लगते हैं. एक संडे आके अपन सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक पढ़ लेते हैं, पूरा नेगोशिएबल खत्म हो जाएगा. ऐसे थोड़ा ना करना है. अगले संडे आईआरएफ कर लेगा कि आईआरएफ वो जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको 3 घंटे लगते हैं और एलएलपी को लगते हैं 4 घंटे. तो अगले संडे 7 घंटे मिलेंगे, आईआरएफ और एलएलपी हो जाएगा. दिमाग है हमारा भी, हम भी इंसान है, तुम भी और मैं भी. खत्म करने के लिए नहीं करेंगे आज के लिए. आज अकाउंट्स का क्लास होता तो मैं भी अकाउंट्स के बाद में मैथ्स के क्लास में पढ़ा लेती थी, तो थोड़ा बैलेंस आउट रहता था. बट अभी कर लिया ना बस. मतलब बोलो आप. हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पढ़ना है और मैं नहीं पढ़ा रही हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अगर रेडी हो आई कैन कम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इतना कर लो पहले, फिर 1:30 को डिसाइड करते हैं. आ जाओ चलो. वापस से यही चीज लिखी है. अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग. ओन करना मतलब अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन करना. एंजॉइंग एंड डिस्पोज मतलब सेल ऑफ करना प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. अब सुनो ये कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको जस्ट कहा मुकेश अंबानी जो है नहीं शेयर होल्डिंग इन रिलायंस, आई डोंट नो है या नहीं ये डेटा. तो छोटे बच्चे हो क्या आप लोग? क्रेजी वर्ड. पागल हो गए आप लोग. अभी ऐसे पागलों जैसे कर रहे हो. ब्रेक के बाद तो क्या होगा ये मैं पता नहीं इसका. तो पूरी अंबानी फैमिली जो है, जो भी है
अंबानी फैमिली का ऑलमोस्ट 50% स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज में एज ऑन जून 2025. बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, इफ दे आर ओनिंग द शेयर्स, इट डज नॉट मीन दैट दे आर ऑल्सो ओनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. मतलब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड में अगर 50% शेयर्स एसपी के है और 50% शेयर्स एपी के है, सर और मैं चाहकर भी नहीं कह सकते कि ये क्लासरूम मेरी है या वो गुरुकुल हमारा है या ये ऑफिस हमारी है. मैं अलग, एसपीसी अलग, गुरुकुल सर का और मेरा नहीं है, गुरुकुल एसपीसी का है. ये क्लासरूम सर की और ये मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कुर्सी मेरी है. ये किसकी है? एसपीसी की है. एसपीसी अलग, एसपीएपी अलग. एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने ये क्लासरूम खरीदी है. एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने वो गुरुकुल रेंट पे लिया है. एसपीएपी आएगे जाएंगे रहेंगे नहीं रहेंगे, बट एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा. मैं ये भी नहीं कह सकती कि इतना टैब भी मेरा है, शेयर भी मेरी नहीं है, भले ही आई ओन 50% शेयर्स इन एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड. सो दिस इज एग्जैक्टली मुकेश अंबानी और उनकी पूरी फैमिली 50% शेयर्स होल्ड कर सकते हैं. वो शेयर्स के मालिक है. कंपनी की एसेट्स कंपनी की है, कंपनी अलग, अंबानी जी अलग. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन. सी क्यों मैं ये इतने डिटेल में कह रही हूं, क्योंकि मकूरा का केस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. एक मैंने आपको बोला ना मकूरा का केस हमारा पेंडिंग है. देखो, ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, एसपी और एपी ने जब 50% शेयर्स खरीदे थे, हमने तो पैसे दिए थे ना. 10 लाख मैंने दिए, 10 लाख सर ने दिए. पैसे भले ही हमने दिए, बट उससे हमारे शेयर्स है, ये एसेट्स हमारे नहीं होते. वी जस्ट ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी. प्रॉपर्टी एसपीसी की है, लाइबिलिटीज एसपीसी की है. केस अगर कोई फाइल होगा एसपीसी के अगेंस्ट होगा. केस अगर फाइल करना है एसपीसी को केस फाइल करना पड़ेगा. नहीं आई बात समझ में? वेरी गुड. सो ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द कैपिटल एंड एसेट्स. कौन ओनर बना है? ये टेबल मेरा नहीं है, ये क्लासरूम मेरा, वो गुरुकुल मेरा. किसका है वो? एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है. So this is very, 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 very important. The shareholders are not the private or the joint owners of the company. ऐसा भी नहीं है कि ये क्लासरूम सर और मैं जॉइंटली ओन कर रहे हैं. ना सर, ना मैं, ना हम जॉइंटली. किसकी है प्रॉपर्टी? द कंपनी. अब देखो ये केस आया है, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस. केस लॉ का नाम रीड करो सब लोग. अरे यार, ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्या? वापस से अच्छे से लाउड एंड क्लियर. मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी. कोई भी केस जब आता है ना, आपको केस में क्या हुआ था वो एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ केस लॉ का नाम रेफरेंस में देना होता है. ठीक है? एक काम करो, नोटबुक में मैंने आपको बोला था फर्स्ट पेज पे आप एक पेज ब्लैंक रखो. मैंने बोला था 2 साइड्स एक पेज ब्लैंक रखो. तो एक पेज पे तो हम आंसर्स कैसे लिखते हैं वो लिखने वाले हैं. तो आप और एक पेज होगा आपका ब्लैंक, एक साइड, वहां पे लिखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. देखो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. नोटबुक तो है ना सबके पास? लिखो 1. You only लिख रहे हो? You only need to write down. You only need to write down the name of the case law.
अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग किड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट समझाते समझाते कभी आपको लगा ना कि कुछ समझ नहीं आया है, लाइव स्ट्रीमिंग किड्स को आई थिंक 100% बैकअप है। तो मतलब अब आप आज आपने फुल लाइव मेरे साथ लेक्चर किया है, आप पूरा लेक्चर 10:15 से अभी 1:30 तक वापस से देख सकते हो। समझ रहा है कि आपको 100% बैकअप मतलब क्या? तो अगर आपको लगा ना, क्योंकि उन लोगों को डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे यहां पे मेरा फिजिकल कंट्रोल है, वहां पे दे हैव नो कंट्रोल ना। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो गया, मिस हो गया, घर पे कोई आ गया, कुछ भी हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, वापस से वो लेक्चर देख सकते हो और आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप लोगों को 100% बैकअप दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने? You only need to write down the name of the case law. The name of the case law. Facts need not be mentioned. Facts of the case need not be mentioned. इसमें मैं सारे पॉइंटर्स लिखाने वाली हूँ, सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है और वो सब मैं लिखवाने वाली हूँ। Facts need not be mentioned. Facts need not be mentioned. Done? इस केस में क्या हुआ सिर्फ सुन लो आप लोग। देखो देखो ये आपको समझा, आपने जो पॉइंट लिखा है, एग्जामिनेशन में अगर कुछ क्वेश्चन आता भी है ना, आपको ये नहीं लिखना है सैलमन के केस में क्या हुआ, मकुरा के केस में क्या हुआ, आपको सिर्फ रेफरेंस देना है मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस या सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। उसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे क्या हुआ, मकुरा वॉज द होल्डर ऑफ ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट वन। लिटरली सारे शेयर्स थे उसके पास, एक शेयर के अलावा। और ये कंपनी एक टिम्बर कंपनी थी। टिम्बर, लकड़ा, ये जैसे ये टिम्बर से बना है, उसके ऊपर तो ये लैमिनेशन है बट अंदर टिम्बर है, तो टिम्बर की एक कंपनी थी। अब क्या हुआ, मकुरा मेंबर तो था, ही वॉज ऑल्सो द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर मतलब समझता है अभी आपको, डेटर क्रेडिटर, ठीक है, अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो आप, नहीं बोला है। अब मकुरा ने क्या किया, कंपनी का जो टिम्बर था, टिम्बर किसका था, उसका इंश्योरेंस निकाला और वो भी अपने नाम पे। एसेट किसकी, तो इंश्योरेंस किसके नाम पे होना चाहिए, ये शाणे ने क्या किया, अपने नाम पे उसने इंश्योरेंस निकाल लिया। अनफॉर्चुनेटली देखो बैड लक कैसा जब होता है, कर्मा, बहुत बड़ा फायर हुआ, उसमें उस कंपनी का लिटरली सारा टिम्बर जल के राख हो गया। तो मकुरा ने इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन मांगा, क्योंकि उसने फायर इंश्योरेंस निकाला था। तो अब जल के अगर राख हो गया माल, उसने इंश्योरेंस का क्लेम दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा वी आर नॉट लायबल टू गिव यू द कॉम्पेंसेशन, क्योंकि इंश्योरेंस आपके नाम पे है और एसेट आपकी नहीं है। एसेट कंपनी की है, कंपनी अलग, आप अलग। आई क्या बात समझ में? तो कह दिया इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे हिम, क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं है, शेयर होल्डर की है, और शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग। M could not claim the compensation from the insurance company. अच्छा, वही इंश्योरेंस अगर कंपनी के नाम पे होता तो क्या क्लेम मिलता? यहां पे क्यों नहीं मिला? और हम देखो पॉइंट क्या कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर, अरे अरे अरे, कंपनी अलग, मेंबर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, बराबर ना? तो मकुरा अलग और ये मकुरा की कंपनी जो थी नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो अलग है। मकुरा के नाम पे लिया गया इंश्योरेंस का क्लेम कंपनी को नहीं दिया जा सकता। आई बात समझ में? नेक्स्ट कौन सा है, परपेचुअल सक्सेस। परपेचुअल का क्या मतलब होता है, सक्सेशन का क्या मतलब होता है, तो मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी विल गो टिल इट इज
wound up on the ground specified by the act. So a company is an artificial person created by law. Thus law alone can bring an end to its life. Its life is not affected by the death or insolvency of its members. तो यहां पे एग्जाम्पल वो वही लिखा है कि कितनी इंडियन कंपनीज है 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, मेंबर्स आए मेंबर्स गए, डायरेक्टर्स आए डायरेक्टर्स गए, बट कंपनी जैसी है। धीरू अंबानी आए वो चले गए, 1958 में रिलायंस इनकॉर्पोरेट हुआ था, बट आज भी रिलायंस है, धीरू भाई भले ही नहीं है। अरे हाँ है ना, वैसे ही टाटा की भी कितनी लॉन्ग डेटेड हिस्ट्री है, तो वही है वो परपेचुअल सक्सेशन। ये मैंने आपको कहा ना, लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, और कितने हद तक लिमिटेड है इट डिपेंड्स। मैंने आपको कहा था ना, 3 आपने टाइप्स देखे थे वहां पे, मैंने आपको देखा था, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो कंपनी का टाइप क्या है उसके हिसाब से लाइबिलिटी उसकी होती है लिमिटेड। बट पते की बात क्या है, लाइबिलिटी कैसी होती है? ये 3 टाइप्स में अभी नहीं कराऊंगी, कल जब हम लोग क्लासिफिकेशन चालू करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये अब मैं रीड नहीं कर रही हूं, बट आपको समझना कितना जरूरी है कि लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल। बस आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है कंपनी? नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस other than natural birth. It is created by law. और क्योंकि वो separate है, it can buy assets, raise loans, incur liabilities and enter into contracts in its own name. It can sue and be sued in its own name. It can do everything other than it cannot be sent to jail, it cannot marry, it cannot have kids. वो तो सिर्फ नेचुरल पर्सन ही कर सकता है ना? क्या हुआ? ठीक है, उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और कॉमन सील, बताओ आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, नहीं भी है तो भी 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। सो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, ऑथराइजेशन कैन बी डन बाय 2 डायरेक्टर्स। और कंपनी सेक्रेटरी है ना, इट विल बी डन बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है, जैसे कि एसपीसी डज नॉट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, तो 2 डायरेक्टर्स साइन करते हैं, तो माना जाएगा एसपीसी ने साइन किया है। अरे हाँ या ना? तो इतनी हमारी बातें हुई है। बस बताओ कंपनी के फीचर्स, कंपनी कैसी होनी चाहिए कि लोग तालियां बजाए, क्लैप, सी इस स्वर, एल इस स्वर, ए इस स्वर, पी इस स्वर, एस इस स्वर। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? कंपनी आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस है? लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी है? कंपनी का सक्सेशन कैसा है? और कंपनी का क्या एक सेपरेट लीगल स्टेटस है? अब देखो सवाल ये उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? देखो जैसे मैं कहती हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मोबाइल फोन? कैन यू डिफाइन अ मोबाइल फोन? यस, डिफाइन इट देन। इफ यू कैन डिफाइन अ मोबाइल फोन, ट्राई डिफाइनिंग अ मोबाइल फोन। व्हाट इज अ मोबाइल फोन? जो मोबाइल है। तो मेरा लैपटॉप और मेरा आईपैड और मेरी वाटर बॉटल भी वो मोबाइल है। यू कैनॉट से अ मोबाइल फोन इज समथिंग दैट इज मोबाइल। कितनी सारी चीजें जो मोबाइल है, मोबाइल मतलब समझता है ना, कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
बोलो ना, मोबाइल मतलब क्या होता है? अ मोबाइल फोन, व्हाट इज अ फोन? इट्स अ डिवाइस. सो इवन माई लैपटॉप इज अ डिवाइस. घर पे पड़ी वॉशिंग मशीन भी डिवाइस ही है. हाँ, a device with multiple features. Even my laptop is a device with multiple features. हाँ, can be used as a means of communication. So a device with multiple features which can be used as a what? Communication. Easy to carry. अच्छा, उधर बैठे जो लेफ्ट साइड पे बॉयज है ना, वो जवाब देंगे. बोलो. वो 3-4 बेंचेस पे जो लास्ट में बैठे हैं ना, अमर कल से फुल टाइम क्लास में रहेगा पीछे. और तू भी ध्यान दे, तुझे भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है. इधर ध्यान दे, बच्चे क्या कर रहे हैं. हाँ, आप लोगों में से बोलो, मोबाइल को डिफाइन करो आप लोग. बोलो. नोटबुक्स है आप लोगों की? बताओ कल का लिखा है आप लोगों ने? सब लोग बताओ मुझे, कल का लॉ क्या है, एक्ट क्या है? तुमने लिखा है? हाँ बोलो. अभी मोबाइल क्या है? हंस रहे क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंपैटिबल है, मतलब हाइज में वो मोबाइल है. अच्छा, और तो मेरा लैपटॉप भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. पर वो कंपैटिबल नहीं है ना, क्यों? मतलब कैरी नहीं कर सकते वो. क्यों कैरी नहीं कर सकते? मैंने घर से इधर ही कैरी किया मेरा लैपटॉप. पॉकेट में बेस्ट है बेटा. देखो, मैं एग्जैक्टली मैं वही चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, दैट मोबाइल कहने के लिए इतना सिंपल है, बट डिफाइन करने के लिए इट इज सो डिफिकल्ट. वी जस्ट नो अ मोबाइल इज अ मोबाइल, दैट्स इट. जब आप डिफाइन करने की बात आती है ना, तो लिटरली एवरी वन ऑफ यू ऑल वर नॉट एबल टू डिफाइन अ मोबाइल फोन. ज्यादा से ज्यादा ये लोग सब जो बोल रहे हैं ना, बेसिकली दे जस्ट टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द मोबाइल फोन. दे डिडंट डिफाइन द मोबाइल फोन. दे वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स. एक डिवाइस है जिससे आप कॉल कर सकते हो. कॉलिंग इज अ फीचर, इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मोबाइल फोन. समझो आप बात को. वो डिवाइस है, वो मोबाइल है, इजी टू कैरी है, ये तो एक फीचर आपने बता दिया उसका. आपने डिफाइन कहां किया है उसको? लॉ मेकर के भी जब सामने आया ना, डिफाइन द वर्ड कंपनी, उनके लिए भी लिटरली बहुत डिफिकल्ट था कंपनी वर्ड को डिफाइन करना. और जब आप कंपनीज एक्ट ओपन करते हो, कंपनीज एक्ट एक्चुअली बेयर एक्ट को आप ओपन करते हो और आप डेफिनेशन के सेक्शन पे जाते हो, सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस. ओके, सेक्शन 1 इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. हर एक्ट का सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है. क्योंकि देखो, किसको ये कानून एप्लीकेबल है, सबसे पहले तो आप वो जानोगे. अगर आपको एप्लीकेबल है तो आप वो कानून पढ़ोगे. अगर आप घर का बिजनेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एन HUF, आप कंपनीज एक्ट रीड करोगे क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको वो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है. बट आप हिंदू लॉ पढ़ोगे, क्योंकि हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज. सो यू शुड नो कौन करता, कौन को पार्टनर्स, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, किसकी अनलिमिटेड, कितने मेंबर्स HUF में मैक्सिमम हो सकते हैं, वगैरह वगैरह. बट आपको कंपनीज एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट इसीलिए कोई भी कानून जब भी लॉ मेकर बनाता है, पहले सेक्शन में वो ये लिखता है ये कानून एप्लीकेबल किसको है. तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट एप्लीकेबिलिटी. अब एप्लीकेबिलिटी दो तरीके से होती है. एक होती है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. ज्योग्राफिकल एक्सटेंट मतलब क्या ये कानून इंडिया भर के लिए एप्लीकेबल है, बट कुछ कुछ कानून ऐसे होते हैं जो स्टेट वाइज एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट लॉज उसको बोलते हैं. सो इज इट अ सेंट्रल लॉ, इज इट अ स्टेट लॉ, तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट. क्या कहते हैं इसको? तो जहां तक कंपनीज एक्ट की बात है, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. अब वो जम्मू कश्मीर का तो चक्कर नहीं रहा.
भारत संविधान का आर्टिकल 370 हट गया है, अबॉलिश हो चुका है। पहले ऐसा होता था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट जैसा अपना महाराष्ट्र है वैसा अपना जम्मू एंड कश्मीर है, जैसा अपना राजस्थान है वैसा अपना जम्मू एंड कश्मीर है। किसी को कोई भी शक या सवाल? तो जब मैं कहती हूं एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मेरे को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑल द स्टेट्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। आ रही है नहीं बात समझ में कि नहीं? ज्योग्राफिकल अगर देखे एक्सटेंड, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट इंडिया में किसको किसको एप्लीकेबल है? अगर मैं HUF के रूप में बिजनेस करूं तो मेरे को तो एप्लीकेबल नहीं है। तो इंडिया में आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? फिर उधर ही दिक्कत आ गई ना, वापस से घूम फिर के हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कंपनी मतलब क्या। लॉ मेकर को भी वही दिक्कत आई, और लॉ मेकर ने भी लिटरली, जब कंपनीज एक्ट आप खोल के देखोगे आप रियलाइज करोगे लॉ मेकर ने कुछ डेफिनेशन ऐसी दी है। कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। सच में, जैसे मोबाइल क्या, मोबाइल मतलब मोबाइल। मैम आप डेफिनेशन में मत जाओ, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं मोबाइल क्या है, डेफिनेशन पे मत आओ। वैसे ही कंपनी के लिए भी हुआ। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। देखो सेक्शन 2 की डेफिनेशन 20th डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2, और कहा है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी मतलब कंपनी, दैट्स इट, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2000 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 2013 के भी पहले कंपनीज एक्ट रहा है। जैसे कल मैंने आपको बताया था 1956 एसपीसी गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द ईयर 2021। कब? तो 2013 के पहले था या बाद में था? सो आर वी अ कंपनी बिकॉज वी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बट मुझे बताओ आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने आपको बोला आज के सेशन में 2 बार ही मैंने आपको बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1958। रिलायंस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1958, 67 ईयर्स अगो। तब मुझे बताओ क्या कंपनीज एक्ट 2013 था? तब क्या था? कंपनीज एक्ट 1950। रिलायंस कहेगा जो एक्ट के अंडर हम इनकॉर्पोरेट हुए थे 1956, वो तो अबॉलिश हो गया, कानून की दुनिया से हट गया। किस में इनकॉर्पोरेट हुए थे? कंपनीज एक्ट 19। वो एक्ट तो हमने हटा दिया। अगर वो एक्ट ही नहीं है तो हमको कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? तो रिलायंस के ऐसे सवालों के लिए 16 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है इंडिया में। ऐसी सारी कंपनीज जो प्रीवियस लॉज में इनकॉर्पोरेट हुई है, उनको जवाब देने के लिए लॉ मेकर ने जब कंपनी वर्ड को डिफाइन किया, कहा वो तो कंपनी है ही जो 2013 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, बट वो सारी कंपनीज जो प्रीवियस कंपनीज लॉ में इनकॉर्पोरेट हुए उनको भी हम कंपनी मानेंगे, उनको भी हम। तो रिलायंस ये नहीं कह सकता कि मुझे ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, आपको ये कानून फॉलो करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? सी ये डेफिनेशन, फर्स्ट सेंटेंस इन योर बुक। एक मिनट, सेक्शन 1 किधर है? हाँ ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? दिख रहा है आपको? हाईलाइट कर दो। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट, दिस एक्ट। अब दिस एक्ट के नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। मैं नहीं लिख रही हूं, आप लिखो, लिखो लिखो लिखो। पेज नंबर 6.1 का लास्ट सेंटेंस है। और प्रीवियस कंपनी लॉ के नीचे लिखो, क्या लिखोगे? कंपनीज एक्ट
1956. प्रिया, प्रेरणा, केशव, प्रशांत, अकबर, साहिल, अविराज, I hope you all there. Tushar, Bhuvan, Shreya, Tatiksha. दीपेश, रिधिमा, युवराज, हो या नहीं आप लोग सब? विदिशा, आंचल, विवेक. हाँ, यहां पे नीचे एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड. और यहां पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, लवकर. स्टेशनरी क्यों नहीं कैरी करते हो तुम लोग? नंदिनी, श्रुति, प्रांजल, चिराग. लिखा? तो देखो, यही दिक्कतें आने की वजह से, क्योंकि हम वर्ड को डिफाइन नहीं कर पाए. लॉ मेकर ने उसके फीचर्स के बारे में लिख दिया. फिर जब हम बताएंगे ना, ऐसा डिवाइस जिससे आप कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, आजकल तो पैसे भी दे सकते हो, रिसीव कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम देख सकते हो, अलार्म लगा सकते हो. ये सारी चीजें जो डिवाइस में है, जो मोबाइल भी है, उसको हम कहेंगे एज अ मोबाइल फोन. तो वैसे ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कॉमन सील है, लिमिटेड लायबिलिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट स्टेटस है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, मैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करी थी. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बट इंडिया में किसको किसको एप्लीकेबल है? सी, ये सेक्शन 1 है एक्ट का. इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, but India में it is applicable to companies incorporated under this act or under any previous company law. तो बता मुझे, एसपीसी को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, क्या रिलायंस को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? क्या टाटा मोटर्स को भी होगा? क्या इन्फोसिस, विप्रो को भी होगा? वेरी गुड. प्लस इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस. सी, इवेंचुअली इट्स अ कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी एंगेज्ड in the generation of electricity or supply of electricity. बट आप बोलोगे मैम कंपनी है तो अलग से बुलेट क्यों दिया है? एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज ना. फिर चाहे कंपनी एजुकेशन में, टेक्सटाइल में, जूते चप्पल बना रही है, घड़ी बना रही है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, कंपनी तो कंपनी है. तो क्यों इसको बुलेट दिया है अलग से? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं, ये 3 केसेस में जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को और दूसरे लॉज भी एप्लीकेबल है. जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट होता है, एक इंश्योरेंस एक्ट होता है. बैंकिंग कंपनी जैसे कि एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस, इट्स अ कंपनी, एक्चुअल में शिद्दत से रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. बट कोई भी बैंक अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है ना, चाहे वो कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता, बैंक है ना, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेगा. नहीं आ रही बात समझ में? वैसे ही इवन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करना पड़ता है. लॉ मेकर ने सेपरेट बुलेट्स इसीलिए दिए है, कल जाके आप बोलोगे हम तो कंपनी है ना, हम सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, हम बैंकिंग एक्ट फॉलो नहीं करेंगे. क्या बैंक्स को ऐसा चलेगा? नहीं. अब बैंक हो ना, बैंकिंग एक्ट भी फॉलो करोगे, आरबीआई भी फॉलो करोगे, और 470 सेक्शन कंपनीज एक्ट के भी फॉलो करोगे. बट अब कभी कभार ऐसा हो सकता है, बैंकिंग एक्ट में कुछ एक चीज कही है, कंपनीज एक्ट में और कुछ कहा है. दोनों अगर सिंक में है तो कोई दिक्कत नहीं है. एक ही चीज से रिलेटेड एग्जाम्पल में देना चाहती हूं. कंपनीज एक्ट में लिखा है साल में एक बार एजीएम होगी, या साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग होगा, कंपनीज एक्ट में लिखा है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है साल में 6 बार बोर्ड मीटिंग होगा. अब दिक्कत आ जाएगी, 4 को फॉलो करना है या 6 को फॉलो करना है. ये भी बोर्ड मीटिंग के बारे में बात कर रहा है सेक्शन,
वो भी बोर्ड मीटिंग, देखो एक ही एक्ट एप्लीकेबल है तो हमको पता है हमारा भगवान कौन है, बट अगर दो एक्ट एप्लीकेबल है तो दिक्कत आ जाएगी ना, ये या वो। तो अब लॉ मेकर कहता है कंपनीज एक्ट बाद में आएगा, तेरे लिए स्पेसिफिक लॉ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो तू पहले किसको इज्जत देगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आई क्या बात समझ में? इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस, बैंकिंग और कंपनीज इन्वॉल्व इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर वहां पे एक्सेप्शन दिया है कि अगर कभी ऐसा हुआ, पहले लिखा है कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनी को, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है बैंकिंग कंपनीज को, बट फिर वहां पे लिखा है एक्सेप्ट उस एक्ट के कुछ प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इस वर्ड का मतलब जिसको नहीं पता है, नॉट मैचिंग विथ, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उधर लिख लो, शर्म मत करो, रिजल्ट अनसक्सेसफुल आएगा उसकी शर्म कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू राइटिंग इट राइट नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सब लोग सीखने ही आए हैं, अगर सब कुछ आता ही होता तो लाखों में पैसे नहीं देते, तो इट इज ओके। कभी जिंदगी में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए इफ यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ और फ्रॉम समवन, ओके। तो अगर इनकंसिस्टेंट है, कंपनीज एक्ट कह रहा है 4 बार मीटिंग लो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है 6 बार मीटिंग लो, हम किसको इज्जत देंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ऐसे तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ, हमारे लिए माए बाप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, ये ब्रैकेट में लिखा है। आई क्या बात समझ में? तो कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, चाहे इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या प्रीवियस कंपनी लॉ, इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज इन्वॉल्व इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। कभी कभी कुछ कंपनीज होती जिनकी स्पेशल एक्ट होती, जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक, तो बैंकिंग रेगुलेशन तो एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, प्लस एसबीआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एसबीआई एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, तो उसको एक स्पेशल एक्ट भी एप्लीकेबल है। बट इवेंचुअली अगर आप कंपनी हो, आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इधर ये है, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल इवन टू बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये कंपनीज नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स है, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। आपको पता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट जो जिसका काम है, देखो वो इट्स एन ऑटोनॉमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि वो नेशनल हाईवेज बनाएगा ऑल ओवर इंडिया, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट्स द नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी नहीं है, क्या है वो? बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है वो? बॉडी कॉर्पोरेट है वो। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है NHAI को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। कोई अगर आपको पूछेगा ना कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है, सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है, आपका जवाब होगा नो, कंपनीज को तो है प्लस बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। दो तो मैं आपको बताती हूं, एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI के बारे में सुना है? सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी जो है ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट एजेंसी, इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट हमने कहा है इस बॉडी कॉर्पोरेट को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे ना आपके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करवा सकती, इवन दो यू आर नॉट अ कंपनी। क्या ऐसा हुआ है? हुआ है FCI और NHAI के लिए। प्राइमरीली कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज, बट अल्टीमेट पावर मोदी जी के पास है। मोदी जी ने चाहा
तो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहां पे आप एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल बॉडी कॉर्पोरेट के उधर NHAI और FCI। हाँ मैम, क्या ICI भी बॉडी कॉर्पोरेट है? ICI इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, बट कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ICI बिकॉज नोटिफिकेशन में नहीं आया है। सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उन्हीं बॉडी कॉर्पोरेट्स को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। क्या लिख रहे हो आप लोग यहां पे? NHAI और क्या लिख रहे हो? FCI। कल से सब लोग नोटबुक लाए गए, टेक्स्ट बुक लाए गए, मार्कर पेन लाए गए, हाइलाइटर लाओगे, अच्छे बच्चे हो ना, पास होना चाहते हो ना, तो ये करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो जितना किया उतना रिवाइज कर रहे थे, फिर चले जाएंगे। और यहां पे बस ये जजेस है, चीफ जस्टिस मतलब वो जज की पदवी है, इन्होंने कंपनी को डिफाइन करने की कोशिश की, बट अगर आप डेफिनेशन देखोगे इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इनटैंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब सिर्फ कानून की आंखों में वो नजर आता है। ये प्रोफेसर हैनी ने कहा है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो आर्टिफिशियल है, लॉ ने क्रिएट किया है, सेपरेट स्टेटस है, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील हो सकता है, मतलब इट्स नथिंग बट वी आर टेलिंग अबाउट द फीचर्स। अरे हाँ या ना, कंपनी को डिफाइन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जितना कंपनीज एक्ट में किया है 2 मिनट में रिवाइज कर ले। आज का क्या होमवर्क होगा? मैंने आपको बोला है फीचर्स, अब मैंने हाईलाइट करके दिए आपको फीचर्स, हाईलाइट किया ना, क्लैप्स, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। हाइलाइटेड पॉइंट्स कैसे लिखोगे? कॉपी पेस्ट करके लर्न करोगे, टेक्स्ट बुक बंद करोगे, नोटबुक को ओपन करोगे और फिर लिखोगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दे रही हूं। हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट क्लास ज्वाइन की है क्या? हमने तो लॉ की क्लास ज्वाइन की है, बट होमवर्क क्यों दे रही हूं? देखो, अगर मेरा इकोनॉमिक्स जैसा पेपर होता मैं कभी होमवर्क नहीं देती आपको, क्योंकि फिर आपको सवाल उठता डज कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन, यस, नो, डोंट नो, कान से गोला लगा दिया, बिंगो। बट क्या मेरा पेपर ऐसा है? इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, 2 मार्क का सवाल, उसमें तो यस, नो, डोंट नो, कान से नहीं लिख सकते। आपको शिद्दत से 2 मार्क के लिए 4 सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए होमवर्क देना जरूरी है। मैं समझाऊंगी, मैं रिवाइज भी कराऊंगी, सब कुछ करूंगी, बट लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा अपने लिए। एग्जामिनेशन में लिखना भी आपको ही पड़ेगा अपने लिए, जिसके लिए ये छोटे छोटे एफर्ट्स मैंने आपको कहा भी था, इसको देखो मैंने पूछा भी था, एवरी डे ओनली 1 थिंग विल बी गिवन टू यू एज होमवर्क, 1 क्वेश्चन एवरी डे। टुडेज क्वेश्चन इज फीचर्स, उससे ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दूंगी, बट दिस इज नेसेसरी। ठीक है, 100 डेज 100 क्वेश्चंस आप लिखोगे घर पे, 100 डेज ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आप लिखोगे क्लास में, मतलब 100 डेज में आपके 125 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, और 300 मतलब लिख कर हो गए क्लास में और घर पे, और 300 क्वेश्चंस आपके क्लासरूम में डिस्कस हो गए। समझ रहे हो आप? तो इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको 2-2 क्वेश्चंस लिखने चाहिए हर रोज। अभी तो हम लोग क्वेश्चन बैंक पे आए नहीं है, बट होगा, हम लोग दिन में 3-3 4-4 क्वेश्चंस देखेंगे, बट एक होमवर्क के लिए होगा, एक क्लास में होगा। आप अगर चाहो तो एडिशनली बाकी के 2 भी लिख के आ सकते हो। इससे फायदा किसको होगा? तो अब आपको देखना है कि कौन सी हरकतों से आपको फायदा हो रहा है और कौन सी हरकतों से आपका नुकसान हो रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली आपको आपकी हरकतें स्ट्रीमलाइन करनी होगी। ठीक है, उतनी होशियारी आपको अपने लिए बतानी होगी, बाकी ज्ञानबाजी, होशियारपना जो भी आपको करना है वो आप बाहर बताओ, बट जब खुद पे आता है यू हैव टू चूज योर सेल्फ ओवर एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो ही इज्जत मिलेगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी जिंदगी में। ठीक है, चलो बताओ, कैन यू ऑल डिफाइन द वर्ड कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी कैसी होनी चाहिए? फीचर्स बताओ कि लोग तालियां बजाए, क्लैप, सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, पी इज फॉर एंड एस इज फॉर। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शन है? तो अगर कॉमन सील है क्या बात है, नहीं भी है तो भी
क्या 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं? और कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर अलोंग विद कंपनी सेक्रेटरी। लायबिलिटी किसकी लिमिटेड है? कितने हद तक लिमिटेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस? क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, बट इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अंडर लॉ। क्या कानून ने उसको बनाया है? क्या कानून ही उसको मिटा सकता है? फिर उसके साथ साथ कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है? तो क्या मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। मेंबर्स या डायरेक्टर्स के डेथ से कंपनी की डेथ या इंसॉल्वेंसी नहीं होती है। और कंपनी लास्टली क्या सेपरेट पर्सन है? कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग। हाँ या ना? इसमें आपने 2 केस लॉज देखे हैं, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, वो भी रेफरेंस की तरह देना। हाँ, और एक केस लॉ देखा है, सिर्फ केस लॉ का नाम लिखोगे वहां पे, मकुरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? तो क्या हम एक्ट पढ़ेंगे? केस लॉज भी देखेंगे, रूल्स भी देखेंगे। लॉ को बना, अच्छा एक्ट को बनाना आसान है या रूल्स को बनाना आसान है? क्योंकि क्या रूलिंग पार्टी रूल्स बनाती है, बट एक्ट बनाने के लिए क्या आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा जहां रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों पार्टीज होती है, प्लस प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, फिर वो एक्ट बनेगा और फिर पब्लिश करोगे इन द ऑफिशियल गैजेट। एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल और किधर किधर एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट इंडिया में किसको किसको एप्लीकेबल है? टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस। क्या इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? बैंकिंग कंपनीज को भी, कंपनीज इन्वॉल्व इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी, एनी कंपनी विच इज गवर्न बाय सम स्पेशल एक्ट भी। कभी कभार क्या बॉडी कॉर्पोरेट को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, बट वही बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है जिसको नोटिफाई किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यही सारी चीजें हमने आज की थी। चलो, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय। बाय बाय बोलो बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर 10-15 minutes. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कम टू मी। शाम को नहीं है बेटा, क्लास नहीं है शाम को, क्लास मजे करो आज के दिन। नहीं मजे मत करो, वो जो आपके 1 to 9 लेक्चर है उसको कंप्लीट करो। अगर आपको लग रहा है अभी भी और लॉ पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैं सेशंस इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करती हूं, आप पढ़ सकते हो सेक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले 9 लेक्चर्स। नहीं बेटा, लंच के बाद अभी लॉ नहीं होगा। बाय काव्या, थैंक यू सो मच। बाय प्रिया, बाय यज्ञेश, बाय तन्वी। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स ओन करते हैं या फिर कंपनी ओन करती है? कैपिटल कंपनी का होता है, बट उसका रूप शेयर्स के में होता है, जो शेयर्स के ओनर हम और आपके जैसे लोग होते हैं। बाय विवेक, बाय प्रेरणा। नहीं, कंपनी की लायबिलिटी, क्योंकि इवेंचुअली कंपनी हैज टू पे इट बैक टू द ओनर्स, कंपनी की लायबिलिटी है। यस, थैंक यू। बाय राखी, बाय साहिल, बाय दिया, बाय युग। 2 तारीख को क्या है तुषार? छुट्टी तो नहीं है, दशहरा भी हो सकता है और गांधी जयंती भी हो सकती है, बट छुट्टी नहीं होगी। बाया बाया गौरंग, बाय अविराज, बाय प्रेरणा, बाय तनिष्का, बाय साहिल, बाय रुतवी। फेस टू फेस में किसी को कोई भी डाउट, सवाल, शक कुछ नहीं है? ओके। अगर एग्जाम में प्रीति आपको कंपनी को डिफाइन करने बोला तो आपको सिर्फ वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, दैट अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। फीचर्स के बारे में इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली पूछती है, पूछा है फीचर के बारे में तो ही फीचर के बारे में लिखोगे, ठीक है? बाय अश्पित, बाय तुषार। सैलोमन का केस ना आयुषी हम लोग कल 1-2 दिनों में देखेंगे, नहीं तो आप अभी ये जो लेक्चर अपलोड होगा ना वहां पे भी देख सकते हो।
हाँ साहिल, आपको क्या मेमोरी टेक्निक बनानी है वो आप आपके हिसाब से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। नहीं, बीकॉम के लिए है इंपॉर्टेंट। बाय प्रियांशु, बाय प्रीति। होमवर्क के लिए ना जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना पॉइंट्स, उसको लर्न करना है और लर्न करके आपके नोटबुक में लिखना है। 2 की छुट्टी में नहीं दूंगी प्रेरणा, आई एम वेरी सॉरी। ट्रैकर में यूजुअली लॉ का नहीं बनाती हूं, बट आई विल जस्ट सेंड यू द शेड्यूल, जहां पे कौन से दिन पे क्या पड़ा है, ऐसा शेड्यूल। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, मैं भेजूंगी। बाय बाय एवरीवन, बाय इशिका, थैंक यू सो मच आयुषी। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले 9 लेक्चर्स देखने हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने चालू कर दिया? बाप रे, हे भगवान, हो गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट? ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा मतलब। फिर आपने ये कहाँ से शुरू किया? अच्छा ठीक है, चलो ओके गुड। हाँ बोलना। भेल ना, BHEL, वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। आएगा ना? हाँ, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ कंपनी, आएगा उसको, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। ले ले, दे दे फोन इसको। सलोनी, आज तो दूसरा ही दिन है, आपका बैकलॉग भी हो गया 2 दिनों में। अभी शाम को करो बैकलॉग कवर, जितनी शाम फ्री है उतनी। आप अगर आपको लगता है आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बनानी चाहिए नोट्स। जैसे आज मैंने जितना किया, जितने भी 2, 3, 4 पेजेस किए, उसकी समरी लर्न करके नोटबुक में बनाओ। जो जो आपको लगता है कीवर्ड्स है वो लिख के निकालो। मैंने आंसर देखा, एक बार देख सकते हैं सही। बट मैंने बताया ही नहीं आंसर्स कैसे लिखते हैं। मैंने आपका वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर था ना, उसी से मैं कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम के होते हैं ना, वो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद दे बिकम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके रिया? हाँ शुभम, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट यूनिट देखना है। बाय अनुराधा। ओके केशव, क्वेश्चन क्या है? जो रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, हाँ मैं उसी से मतलब क्लास कर रहा था, तो इसे मैं कंप्लीट कर लिया।